हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरबी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी एड्यू पॉइंट। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आरबी एड्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से फिजिक्स और मैथ से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य को देते रहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो क्लिप पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स और मैथ की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जिससे छोटे बड़े क्वेश्चन अक्सर करके हर एग्जाम में उठते रहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है विद्युत सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर तथा इन सब में संबंध। तो पहले तो हम देखेंगे कि विद्युत सेल होता क्या है। विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य स्थितियों में आवेश का प्रवाह चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं होता है, लेकिन आवेश के प्रवाह के लिए जब हम चालक के दो सिरों के बीच विद्युत स्रोत आरोपित कर देते हैं तो ये विद्युत स्रोत आवेश वाहकों को ऊर्जा प्रदान करता है और आवेश वाहक एक निश्चित दिशा में गतिशील हो जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो कुल मिलाकर के विद्युत सेल आवेश वाहकों को ऊर्जा प्रदान करता है धारा के प्रवाह के लिए। तो विद्युत सेल क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा का स्रोत हो गया। क्या? विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत हो गया। ये क्या करता है? परिपथ में आवेश के प्रवाह के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, अब इस विद्युत सेल में जो विद्युत ऊर्जा होती है वो कहाँ से आती है? तो सेल में एक रासायनिक पदार्थ विद्युत अपघट्य होता है। इस विद्युत अपघट्य में दो प्लेट जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये एक बर्तन है जिसमें विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, एक रासायनिक पदार्थ है। इसमें दो प्लेट, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, रखे हुए। अब विद्युत अपघट्य एवं इन दो प्लेटों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है और ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या हो गया? दूसरा, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहला, सेल क्या है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। और दूसरा क्या है? यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब इसमें होता क्या है? एक विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य जो किसी बर्तन में भरा होता है। और क्या होता है? दो प्लेट, और प्लेटों को हम एक नया नाम देते हैं इलेक्ट्रोड। दो प्लेट हैं, एक ये है, दूसरा ये है, दोनों का संयुक्त नाम क्या है? इलेक्ट्रोड है। अब इस रासायनिक पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है और इससे धन आवेश और ऋण आवेश विमुक्त होते हैं। तो एक प्लेट पर धन आवेश जाकर के एकत्रित होता है और दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश जाकर के एकत्रित होता है। यानी पहला प्लेट धन आवेशित हो जाता है, दूसरा प्लेट ऋण आवेशित हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हो गए, एक धन आवेशित जिसको हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। और दूसरा ऋण आवेशित जिसको हम कैथोड कहते हैं। यानी सेल में विद्युत अपघट्य रासायनिक पदार्थ के रूप में होता है, उसमें दो प्लेट लगे होते हैं। एक प्लेट पर ऋण आवेश होता है, उसको कैथोड कहते हैं। दूसरे प्लेट पर धन आवेश होता है जिसको एनोड कहते हैं। अब आप जानते हैं दो आवेशित बिंदुओं के बीच यदि किसी चालक तार को जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण आवेशित प्लेट से धन आवेशित प्लेट की ओर होने लगता है। अब इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलने लगता है और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ का ऋण आवेश यहाँ के धन आवेश की ओर चलेगा और ऋण आवेश धन आवेश को न्यूट्रलाइज करेगा। धीरे धीरे इस प्लेट के ऋण आवेश और इस प्लेट के धन आवेश समाप्त होंगे। फिर इस विद्युत अपघट्य में जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके माध्यम से पुनः ये ऋण आवेशित होता रहेगा, ये धन आवेशित होता रहेगा। यानी
इन प्लेटों को ऋण एवं धन आवेश इस विद्युत अपघट्ट में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता रहता है और लगातार ये विद्युत सेल आवेश का प्रवाह करता रहता है। ये हो गया हमारा विद्युत सेल। होता क्या है? विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। इसमें विद्युत ऊर्जा कहाँ से मिलती है? विद्युत अपघट्ट में जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा मिलती है, वहीं किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है? इसमें धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। धन आवेश एक प्लेट पर चला जाता है और ऋण आवेश दूसरे प्लेट पर चला जाता है। इसमें दो प्लेट होते हैं जिनको सम्मिलित रूप से इलेक्ट्रोड कहते हैं, और जो प्लेट धन आवेशित होता है उसको धन आवेशित प्लेट या एनोड कहते हैं। दूसरा जो प्लेट ऋण आवेशित होता है उसको ऋण आवेशित प्लेट या कैथोड कहते हैं। इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। एनोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं और इसको निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये हमारा हो गया विद्युत सेल की संरचना। अब विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, ये भी पूछा जाता है आपसे। एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है कि जब इस विद्युत सेल को विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है और आवेश का प्रवाह लगातार होने लगता है, या कह लें कि ये विद्युत सेल लगातार विद्युत ऊर्जा प्रदान करती रहती है, तो ऐसी स्थिति में विद्युत ऊर्जा का इसमें क्षय होता है, या कह लें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत अपघट्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में इसको पुनः आवेशित किया जाता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों की आवेश धीरे धीरे समाप्त होते हैं और बाह्य स्रोत से इन्हें पुनः आवेश दिया जाता है। तो जो सेल निरावेशित होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किए जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं द्वितीयक सेल। और जो सेल एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। तो सेल दो प्रकार के हो गए। सेल दो प्रकार के, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक सेल क्या होता है कि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उसे चार्ज नहीं किया जा सकता है, जबकि द्वितीयक सेल को डिस्चार्ज होने पर चार्ज किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। दोनों सेलों में संरचना वही होती है, केवल एक को चार्ज किया जा सकता है, दूसरे को चार्ज नहीं किया जा सकता है। जो प्लेटें होती हैं वो अलग अलग युग्म के पदार्थ की होती है। जैसे कुछ सेलों में प्लेट कार्बन और जस्ते की होती है, कुछ सेलों में जस्ते और तांबे की होती हैं। तो जैसा सेल होता है उसके हिसाब से उसमें प्लेट को लगा लेते हैं। एक प्लेट के पदार्थ जो होते हैं दूसरे प्लेट के पदार्थ से रासायनिक रूप से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो दोनों प्लेट के पदार्थ इस प्रकार से लेते हैं कि एक प्लेट रासायनिक रूप से ज़्यादा एक्टिव होता है और दूसरा प्लेट कम एक्टिव होता है। तो ये हमारा हो गया विद्युत सेल होता क्या है। और एक चीज़ और, ये विद्युत अपघट्ट के रूप में अलग अलग रासायनिक पदार्थ लिए जाते हैं। जैसे कुछ सेलों में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, कुछ सेलों में कॉपर सल्फेट और इसी तरह के अन्य रासायनिक पदार्थ लिए जाते हैं। आप अपने बुक में देखिएगा कि किस सेल में कौन से रासायनिक पदार्थ विद्युत अपघट्ट के रूप में भर जाते हैं और किस सेल में किन पदार्थों के प्लेट लगे होते हैं। तो ये याद करने वाली चीज़ है। अब विद्युत सेल का सिंबल क्या यूज करते हैं? जैसे ये हमारा विद्युत सेल है, इसके पॉजिटिव प्लेट या धन टर्मिनल एवं इसके निगेटिव प्लेट या कह लें कैथोड या ऋण आवेशित प्लेट, दोनों को ले जा करके एक विद्युत परिपथ के सिरों के बीच जोड़ दिया जाता है। ये बल्ब लगा हुआ और ये ऊर्जा प्रदान करता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये बल्ब जल जाता है। अब इस विद्युत सेल को अगर परिपथ में दिखाना होता है तो इस तरह से बड़ा सा सेल तो बनाएंगे नहीं। इस सेल के लिए एक सिंबल यूज करते हैं। इसमें बड़ी सी एक लाइन खींचते हैं जो धन आवेशित प्लेट की तरफ इंगित करता है और एक छोटी लाइन खींचते हैं जो ऋण आवेशित प्लेट की ओर इंगित करता है। तो ये धन आवेशित प्लेट हो गया, ये ऋण आवेशित प्लेट हो गया, ये दोनों का पॉइंट हो गया। इसी पॉइंट से किसी विद्युत परिपथ को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक सेल को दिखाया गया है, इसके धन टर्मिनल को ला करके रेजिस्टेंस के एक सिरे से और ऋण टर्मिनल को ले जा करके रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से जोड़ दिया गया। तो ये हमारा क्या है, विद्युत सेल का सिंबल है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब आती है सेल के विद्युत वाहक बल की बात। तो चलिए देखते हैं विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत सेल का काम होता है विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा को प्रोवाइड करना या फिर आवेश के प्रवाह के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। तो यदि Q आवेश के प्रवाह के लिए सेल को W जूल
कार्य करना पड़े तो जो W/Q होता है यही होता है सेल का विद्युत वाहक बल। इसको E से लिखते हैं। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? जब Q नीचे हो गया तो इसका आशय ये हो गया कि एकांक आवेश, क्या एकांक आवेश के प्रवाह के लिए विद्युत सेल को जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है या जितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या हो गया? पूरे परिपथ में एकांक आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है या जो कार्य करना पड़ता है उसी को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो हम लिखेंगे कि यदि Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए W जूल कार्य करना पड़ रहा तो इसलिए एकांक आवेश यानी 1 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए W/Q जूल कार्य करना पड़ेगा और यही क्या होता है? E के बराबर होता है। क्या हो गया? गणितीय रूप से क्या लिख सकते हैं? E = पूरा कार्य W/Q। ये हो गया हमारा सेल का विद्युत वाहक बल, यानी पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या हो जाता है? सेल का विद्युत वाहक बल हो जाता है। अब आगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जैसे अब यहाँ पर सेल को विद्युत परिपथ से जोड़ दिया गया है और विद्युत धारा का प्रवाह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होने लगता है। आप जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। अब जब यहाँ से चलते चलते विद्युत धारा यहाँ से होकर के इस ऋण प्लेट से होकर के धन प्लेट की ओर चलती है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट तभी होगा जब आवेश का प्रवाह इस तरह से चल करके पूरा परिपथ कंप्लीट करे। तो यहाँ ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है इस विद्युत अपघट्य के माध्यम से। यानी इस विद्युत अपघट्य में भी विद्युत चालन का गुण होता है और ये आवेश को ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर ले जाता है, या कह लें विद्युत धारा को ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर ले जाता है। तो उसके मार्ग में भी रुकावट आता है और इसी रुकावट को, इसी अवरोध को हम क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर विद्युत अपघट्य में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में विद्युत अपघट्यों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है। इसी अवरोध को सेल का क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण बनता है कि सेल के बाहर विद्युत धारा का प्रवाह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है इस तरह से, लेकिन सेल के अंदर आप देखें तो यहाँ विद्युत धारा इस तरह से चल रही थी, ऋण प्लेट से होते हुए यहाँ आई, यहाँ पर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चल रही है विद्युत अपघट्य के माध्यम से। तो सेल के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होगी? ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा होती है ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेल के बाहर विद्युत धारा का प्रवाह धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है, लेकिन सेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होता है। और विद्युत अपघट्य जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और स्मॉल r से लिखते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे लिखेंगे कि सेल के अंदर आवेश प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और लिखते हैं r से। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब बात आती है टर्मिनल विभवांतर की। किसी बात आती है टर्मिनल विभवांतर की। तो मान लीजिए इस सेल के साथ ढेर सारे रेजिस्टेंस जुड़े हो, जैसे इस सेल के साथ केवल एक बल्ब जुड़ा है, बल्ब में अपना रेजिस्टेंस है, लेकिन इस सेल के साथ बल्ब भी जुड़ा हो, फैन भी जुड़ा हो और अन्य उपकरण जुड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में इसके कई पार्ट हो जाते हैं। चलिए ये R1, R2 और R3। अब इस सेल से कई रेजिस्टेंस जुड़े हैं, यानी कई पार्ट हो गए, कई भाग हो गए। तो ऐसी स्थिति में जब ये सेल विद्युत धारा I प्रवाहित करता है तो अलग अलग भागों में
आवेश के प्रवाह के लिए अलग अलग कार्य करना पड़ता है। यानी यहाँ पर W1 कार्य करें, यहाँ पर W2 कार्य करें, यहाँ पर W3 कार्य करें, तो ऐसी स्थिति में पूरा कार्य क्या हो जाता है, पूरा कार्य W हो जाता है W1 प्लस W2 प्लस W3, ये पूरा कार्य हो जाता है। और आप जानते हैं कि पूरा कार्य बटा आवेश इक्वल टू क्या हो जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू आप लिखते हैं W/Q, और ये हो जाता है W1/Q प्लस W2/Q प्लस W3/Q। तो अलग अलग पार्ट में इस आवेश के प्रवाह के लिए अलग अलग कार्य करना पड़ता है, जिसको हम W1, W2, W3 कहते हैं, और पूरा कार्य जब जोड़ते हैं तो वो W के बराबर हो जाता है। यानी इस तरह से हम E को लिख सकते हैं W1/Q प्लस W2/Q प्लस W3/Q, इस तरह से। अब ये W1/Q को अलग नाम देते हैं, जिसको हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो ये हो गया पहले भाग का टर्मिनल विभवांतर। इसी तरह से ये दूसरे भाग का, ये तीसरे भाग का। यानी विद्युत सेल द्वारा एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए विभिन्न भागों में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को क्या कहते हैं, विभिन्न भाग का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। विद्युत सेल द्वारा परिपथ के विभिन्न भाग में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए अलग अलग कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य यदि W1, W2, W3 Wn हो तो W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस Wn। और आप जानते हैं W/Q, सब में Q से भाग दे दीजिए, वो होता है E इक्वल टू W1/Q प्लस W2/Q प्लस W3/Q, इस तरह से प्लस Wn/Q। तो यही W1/Q, W2/Q, W3/Q Wn/Q क्या है, अलग अलग भागों के लिए टर्मिनल विभवांतर है, और इसे क्रमशः V1, V2, V3 Vn लिख सकते हैं। इसे क्रमशः V1, V2, V3 Vn लिखते हैं। तो क्या हो गया, V1 टर्मिनल विभवांतर इक्वल टू W1/Q, V2 इक्वल टू W2/Q, और इस तरह से Vn इक्वल टू Wn/Q। तो ये हो गया हमारा टर्मिनल विभवांतर। इस परिपथ के अलग अलग भाग में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा अलग अलग दी जाती है, या जितना कार्य अलग अलग किया जाता है, उसी कार्य को क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्योंकि वो एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए कार्य होता है, इसलिए वो W1/Q, W2/Q, W3/Q इस तरह से होता है। अब आगे बात आती है टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध और सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध। तो जैसे इस पूरे परिपथ को हम देखें, यहाँ पर केवल एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। पूरे परिपथ को देखें तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तो हम क्या कहेंगे कि आंतरिक सेल में जो ऊर्जा खपत होती है वो हम लेते हैं W1 से, बाह्य परिपथ में जो ऊर्जा खर्च होती है उसको हम लेते हैं W2। तो बाह्य प्रतिरोध के लिए टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाएगा, ये बाह्य प्रतिरोध है। इसमें एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो हम कार्य करेंगे उसको हम टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। तो W2/Q जब लिखते हैं तो ये हो जाता है टर्मिनल विभवांतर भी। और अंदर जो एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए हम कार्य करते हैं उसको लिखेंगे W1/Q, और ये हो जाता है V1।
बाह्य के लिए V2 लिखते हैं और आंतरिक के लिए V1 लिखते हैं। और V1 प्लस V2 अगर जोड़ते हैं तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए पूरे परिपथ में कार्य हो जाता है और उसको हम लिखते हैं W1 अपान Q प्लस W2 अपान Q। और W1 प्लस W2 इक्वल टू टोटल कार्य W हो जाता है अपान Q हो जाता है। और ये क्या है? E है। तो E इक्वल टू क्या हो गया? W1 अपान Q प्लस W2 अपान Q। और ये हमारा है V1 और V2। तो क्या हो गया? E इक्वल टू लिखेंगे V1 प्लस V2। ये V1 क्या है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण पोटेंशियल है और इसको लिखेंगे हम E इक्वल टू, यदि सेल में I धारा प्रवाहित हो रही हो और अंदर प्रतिरोध स्मॉल r है तो I इंटू स्मॉल r जो होगा वो टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा सेल के अंदर का और उसको लिखेंगे I इंटू स्मॉल r प्लस धारा I बह रही है और बाहर का प्रतिरोध R है तो ओम के नियम से I इंटू कैपिटल R। ये हो गया। अब यहीं से हम E को लिखते हैं E और IR को इसी तरह से रहने देते हैं और बाहर वाले IR को V से लिखते हैं। तो ये हो जाता है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, टर्मिनल विभवांतर V तथा विद्युत वाहक बल E में संबंध। वस्तुतः ये जो होता है V बाह्य परिपथ का टर्मिनल विभवांतर होता है और जो इसके अंदर का टर्मिनल विभवांतर होता है उसको डायरेक्ट I इंटू R ही लिखते हैं। तो E इक्वल टू IR प्लस V हो जाता है। यहीं से E माइनस V बाई स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाता है? I। तो एक फार्मूला ये हो जाता है और एक फार्मूला ये होता है। तो ये हमारा हो गया सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो आज का टॉपिक हमारा रहा कि विद्युत सेल कहते किसको हैं। यह एक विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। इसमें विद्युत ऊर्जा कहाँ से आती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है विद्युत अवगट्य, दो होते हैं प्लेट जिसको कैथोड एवं एनोड, ऋण प्लेट एवं धन प्लेट कहते हैं। और सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वो जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, द्वितीयक सेल वो जिसको चार्ज किया जा सकता है। सेल के अंदर विद्युत अवगट्य होता है जो NH4Cl, CuSO4 आदि जैसे रासायनिक पदार्थ का होता है। और दोनों प्लेट जो होते हैं अलग अलग पदार्थ के युग्म से बने होते हैं। कुछ सेल में जस्ता तांबा होता है, कुछ सेल में कार्बन जस्ता होता है। तो इस तरह से अलग अलग सेलों में अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं। अब इसके बाद हमने सेल के विद्युत वाहक बल को देखा, टर्मिनल विभवांतर को देखा और आंतरिक प्रतिरोध को देखा। इन तीनों में हमने संबंध को स्थापित किया। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही हमारे YouTube चैनल को यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हर तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स या फिर मैथ की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।